असली मर्द। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सईद अब्बास और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। आज हम लाहौर रेस क्लब में मौजूद हैं, शेख जहीर साहब के अस्तबल में। आज हम आपको यहां का विजिट करवाएंगे और बहुत नामवर शख्सियत हैं ये शेख जहीर साहब। आज हम शेख उमर जहीर साहब के अस्तबल में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़ी नामवर शख्सियत हैं। इनके वालिद साहब बहुत नामवर शख्सियत हैं, रेस क्लब में बड़ा नाम है। इनके घोड़े बड़े बड़े विन किए हैं। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सईद साहब, कैसे हैं शेख उमर जहीर साहब? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है, खला पूरा नहीं हो सकता। आपके वालिद मोहतरम हमारे यहाँ मौजूद नहीं है हमारे साथ, तो पहले तो उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए शुक्रिया और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। आमीन जी, आमीन। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए? जैसे कि आप जानते हैं, वालिद साहब जहीर साहब जो हैं वो रेसिंग में 1969 से थे, तो उन्होंने इस रेसिंग को बहुत दिलचस्प तरीके से इस पर कंट्रीब्यूट भी किया, अपनी रेसिंग की। और आई थिंक वाहिद ओनर है जिन्होंने 5 डेकेड्स में कंसिस्टेंटली घोड़े रखे विद नो गैप्स। विद नो गैप्स। अब 2018 में अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट हुए, तो उसके बाद इतनी एक बहुत बड़ी लेगेसी थी, एक इतना सालों का एक कंट्रीब्यूशन था स्पोर्ट का। हमारा रेसिंग कलर जो उनका नाम से है, वाइट के ऊपर रेड जी, वो एक मशहूर, एक सिम्बॉलिक, एक ब्रांड वैल्यू रखता है, तो इट मेड सेंस कि हम कंटिन्यू करें। मेरा घोड़ों में इतना शौक ज़रूर था मेरे नाम से, वालिद साहब ने घोड़े भगाए भी और हमने काफ़ी रेस में पार्टिसिपेट भी किया। मगर मैं वो था, कॉलेज से आए या जॉब से आए तो वालिद साहब कहते थे आज घोड़ा जीतेगा, फ़ोटो खिंचवाने आ जाना, तो मैं पहुंच जाता था। अच्छा। और कभी कभी जो काम है और जो मेहनत है वो उस पर, इस रेसिंग से रिलेटेड कभी मेरा ध्यान नहीं था। अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी थी या न्यूट्रिशन में था तो मैं वालिद साहब से ज़रूर गुफ्तगू में शामिल रहता था, मगर रेसिंग का फोकस सारा ये सब उनका ही निज़ाम था। ही पास्ट अवे, तो फिर हमारे पास कुछ घोड़े पीछे रह भी गए और आगे भी बाइंग का सोचा, तो मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी एक लेगेसी और एक इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इसको ऐसे छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे, और फिर मैंने कंटिन्यू किया। उस बात को भी 4 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब ने बहुत कामयाबी और कामरानी के यहाँ पे घोड़े दौड़ाए हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो इस वक्त आपके घोड़े हैं, आपका सबसे बेहतरीन फेवरेट घोड़ा कौन सा है, पसंदीदा? कभी कभी बात होता है, एक होती है कभी दिलचस्प कहानियाँ सी बन जाती हैं जिसकी वजह से इंसान, एक तो होता है घोड़े की परफॉर्मेंस, मगर एक दफ़ा कभी कभी ऐसी बात होती है कि घोड़े के नाम या घोड़े की जो अहमियत है ना, वो कहानी में भी मुलविस होती है। बेसिकली व्हेन ही पास्ट हुए तो उन्होंने घोड़ी खरीदी हुई थी बेक स्टार्ट फार्म से। वो उनके बड़े लॉन्ग टाइम पार्टनर भी हैं, वो भी बहुत माशाल्लाह एक बड़ी पर्सनालिटी है रेसिंग में, ब्रीडिंग में। तो उन्होंने एक घोड़ी लेके रखी थी जो अभी अनरेस थी, वो बच्ची थी, तो उन्होंने वो घोड़ी लेके रखी हुई थी। तो जब ही पास्ट हुए तो मैंने इनहेरिट कर ली, मेरे पास ही थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इसको वापस कर दें, अनरेस्ड है, आपको इसके जितने पैसे भी मिल जाएंगे, आप वापस भी कर सकते हैं। अच्छा। आप इसको कहाँ ट्रेन करेंगे? तो मैंने कहा कि नहीं, अब एक चीज़ है, अगर वो उन्होंने ख़रीदी है तो आई थिंक सेंस तो यही बनती है कि मैं उसको रेस करूँ। तो फिर मैंने उस घोड़ी का नाम भी रखा लेगेसी। अच्छा, और जी, तो पहले उस घोड़ी ने माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी स्प्रिंटर निकली और बड़ी फोटोजेनिक घोड़ी थी, उसको तस्वीरें खिंचवाने का शौक भी बहुत था। अच्छा। तो फिर उसने कंसेक्यूटिवली अपने 3 ईयर और 4 ईयर करियर में 5 रेसेस जीती, जो थॉरबर्ट के करियर में एक अच्छा मुनासिब नंबर होता है। और 5 फरलॉन्ग से 6 फरलॉन्ग के डिस्टेंस में, एक स्प्रिंट डिस्टेंस में काफ़ी कामयाब घोड़ी थी। और माशाल्लाह वो ब्रीडिंग में है, उसका आगे से बच्चे भी आ रहे हैं। तो बल्कि बेग साहब ने मुझे उसका बच्चा भी ऑफर यही किया कि चले, वो सिस्टम एक चल रहा है, तो वो सिस्टम का हिस्सा, तो वो कहानी चलती है। अच्छा सर, ये आप कहाँ से खरीदते हैं घोड़े? बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ से लेते हैं? क्या इसकी कास्ट आ जाती है और कितनी आप इसको कितनी मेहनत से इसको तैयार करते हैं? कितना टाइम लगता है इसके ऊपर?
पहले तो जो बात थी कि घोड़े कहाँ से आते हैं, जो हमारी क्लासिक है, हमारी जो मेन रेसेस हैं, जिनको हम टर्म रेसेस बोलते हैं, उसमें सिर्फ लोकली ही ब्रेड घोड़े भाग सकते हैं। अच्छा। आप घोड़ा इंपोर्ट करके डर्बी में, 1000 गिनी में या किसी बड़ी नेशनल ब्रीडर कप की टर्म रेस में नहीं भगा सकते। अच्छा। तो इसलिए जो आपकी मेन परचेज जितनी भी आती है वो आपकी लोकल ब्रीडर से आती है, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं। GDW ग्रुप है, ममडोड साहब हैं, बेग साहब जैसे मैंने नाम दिया, इसी तरह हसन वडाइन साहब हैं, ही इज़ एन अप एंड कमिंग पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज़ अ वेट एज वेल। तो इनकी ब्रीडिंग होती है, इनके साल के बच्चे होते हैं, आप 1 ईयर ओल्ड जाके देखते हैं, पसंद करते हैं, आप ले लेते हैं, और ये आपका मेन होता है। अगर आप चाहें इसके अलावा कुछ ऐसी रेसेस जिसमें इंपोर्टेड घोड़े भाग सकते हैं, जो ग्रुप 2 ग्रुप 1 की रेसेस हैं, उसमें मगर आजकल फॉर द लास्ट 5 years और सो इंपोर्टेड की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। पहले इंपोर्ट ऑफ अ हॉर्स वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अब उसकी जो ITP वैल्यू, जो इंपोर्ट वैल्यू है, वो काफ़ी हाई साइन कर दी गई हुई है। तो अब लोग सिर्फ इंपोर्ट करते हैं घोड़े ब्रीडिंग के लिए, जिसमें स्टैलियंस और मेयर्स आती हैं, उनके पेट में बच्चे भी आते हैं। अच्छा। मगर वो लोकल सॉइल पे होते हैं, इसलिए वो लोकल घोड़े गिने जाते हैं। तो उसकी ब्रीडिंग के लिए इंपोर्ट बिल्कुल होती है। अब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब मैंने 3 साल पहले भी फैसिलिटेटेड इंपोर्ट ऑफ नेली एक 12 घोड़ों का ऑलमोस्ट चार्टर प्लेन ही आया था, तो उसके अंदर जो थे घोड़े, उसमें से हमें कॉस्ट काफ़ी आई थी, मतलब आई थिंक सीधी $1 million प्लस कॉस्ट ही थी। लेकिन अब अगर आप वही चीज़ अटैम्प्ट करें तो एक मेयर आपको 8 to 9 million पाकिस्तानी रुपीज़ की आके पड़ती है। स्टैलियन यहाँ पे 20 millions के भी आए हैं, मगर रेसिंग घोड़ा इस वक्त 10 लाख का था, वो 15 से 20 लाख का वो भी हो चुका है। तो सर इसको खिलाते क्या है आप? घोड़े की जो मेन डाइट होती है वो होती है ओट्स, जई जिसको आप कहते हैं। घोड़ा वो खाता है, ओट्स हैं, मेन है, बड़ी हाई एनर्जी डाइट है। हमारे हम जिस तरह वीट बेस्ड है, ह्यूमन में हम रोटी खाते हैं, वीट बेस्ड है। घोड़े की जो मेन होती है वो होती है। उसके बाद अल्फाल्फा होता है, जिसको हम लूसन कहते हैं। वो ग्रीन है, वो जो कि घोड़ा ग्रेज नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रेज करता है। अच्छा। मगर हमारी इन्वायरमेंट में चूंकि वो ग्रेज नहीं करता, उस टेबल्स में है, वो एक खास इन्वायरमेंट में, उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो हम उसके साथ अल्फाल्फा ओट्स देते हैं। ये बेसिक में आता है। इसके अलावा फिर हर बंदे का है, जिसको पंजाबी का है, जिन्ना पाओगे गुड़ मीठा हो जाएगा। वो ये है कि उसके बाद फिर आपको इंपोर्टेड न्यूट्रिशन है, जिसका काम भी है मेरा कि हम इंपोर्टेड न्यूट्रिशन मंगवाते हैं US से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से। शूज़ आते हैं इनके, डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो इनके लिए, वो जिसमें सप्लीमेंट्स है, आयरन सप्लीमेंट्स है, विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हूफ फूड है। बिकॉज घोड़ों के बारे में कहा जाता है नो हूफ नो हॉर्स। अगर आपके घोड़े का सुम ठीक नहीं तो आपका घोड़ा ही नहीं। क्या बात? तो ये चीज़ें कुछ हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये हमारी न्यूट्रिशन। अच्छा उमर साहब, ये आपके इस वक्त जो मौजूदा घोड़े हैं जी, इसमें से कौन सा घोड़ा कितनी रेसेस उसने जीती? अभी जो हमारा एक दिलचस्प कहानी है, इसमें एक घोड़ा था इंपोर्टेड, माँ के पेट में आया हुआ है, उसका नाम है लास्ट ऑफ अस। अब वो 4 year old हो चुका है। अभी जितने ही सब फ्रेश लॉट है, ये इसमें से मेजॉरिटी अनरेस्ड है। ये 2 years and 3 year olds हैं। तो रेसिंग नॉर्मली 2 year के टेल एंड पे शुरू होती है। इनमें से एक विनर है हमारे पास रेसेस का, प्लेसेस और विन की में लास्ट ऑफ अस ने। लेकिन उसकी दिलचस्प कहानी है, वो लेते साथ ही 2 साल बीमार ही रहा था। फिर उसकी ओपन सर्जरी हुई चेस्ट की, और आई थिंक हिस्टोरिकली पिछले 2 डेकेड में किसी ओपन सर्जरी के बाद घोड़ा कभी रेस नहीं जीता। तो आई थिंक हमारे स्टेबल को भी एजाज़ हासिल है कि एक घोड़े को बिल्कुल एनेस्थीसिया दे के, डाउन करके, उसकी चेस्ट ओपन करके, बिकॉज कॉलिक एक बीमारी है घोड़ों में, जिससे वो अक्सर अपने आप को चोट लगा लेते हैं, उनको पेन में आते हैं, अपने को चोट लगा लेते हैं। इसने उससे मतलब फिजिक चोट लगा ली थी, उसकी वजह से वो क्रॉनिक हो गई। तो फिर हमें सर्जरी करके इसको ठीक करना पड़ा, और वो वहाँ से ला के रेसिंग करना, प्लेसिंग जीतना, दैट हैज़ बीन वन ऑफ आवर बेस्ट अकम्पलिशमेंट इन द लास्ट ईयर। अच्छा ये चलें, ये तो ठीक है, आपने बहुत कुछ किया माशाल्लाह। अच्छा आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन है जी, I'm an MBA फ्रॉम लम्स। मैंने अपना एक्सचेंज प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में किया था, और बाकी अपनी डिग्री लम्स से की हुई है, और मेरा बिजनेस एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है। करियर वाइज जब मैं जॉब करता था, और अभी भी मैं कंसल्ट करता हूँ, वो पब्लिक आर्ट में है मेरा एक्सपीरियंस। पब्लिक आर्ट में आते हैं आपके बेसिकली बिनालेज होते हैं, विच इज़ एन आर्ट एग्जीबिशन दैट हैपेंस एवरी 2 years। तो उसके अंदर मैं पैनल्स भी होस्ट करता हूँ, मैं ऑपरेशंस भी करता हूँ, मेरी HR हायरिंग एक्सपर्टीज़ है, टीम्स बिल्डअप करके इस तरह के ऑपरेशंस करना, बेसिकली सोशल और पब्लिक इवेंट्स को मैं पुटिंग टुगेदर और करना। इसी तरह हमारा इसका पेज भी है, मैं एक इवेंट स्पॉन्सर करता हूँ वालिद साहब के नाम से ही, हर साल होता अच्छा, है माशाल्लाह। रेस क्लब पे इजीली साइड मोस्ट ग्लैमरस इवेंट होता है माशाल्लाह। देयर बिगर इवेंट्स, पाकिस्तान डर्बी इज द टाइटल वाइज द बिगेस्ट इवेंट, मस्ट ग्लैमर वाइज इन टर्म्स ऑफ जो हम एफर्ट उसमें करते हैं, और जो हमारी गेस्ट लिस्ट आती हैं, और मैगजीन उसको कवर करते हैं, न्यूज़ चैनल उसको कवर करते हैं। हम 3 साल कर चुके हैं, हमने ट्रिनिटी कंप्लीट की, और इंशाल्लाह अब फरवरी में उनकी बर्थडे के मंथ में, जो क्लोजेस्ट संडे उनकी बर्थडे का होता है, हम उसमें एक इवेंट स्पॉन्सर करते हैं। तो ये वो एरिया मेरा ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अपने लिए भी मैं यही करता हूँ, लोगों के लिए भी इफ़ आई फील, तो यही। यकीनन हमारे नाजरीन को आपकी गुफ्तगू, आपकी बात और घोड़ों के बारे में जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, यकीनन हमारे नाजरीन को एक अट्रैक्टफुल ये है। तो जो ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो कम लोगों को मालूम नहीं है कि रेस क्लब में
भी एक बहुत बड़ी बिग इंडस्ट्री जी मौजूद है। जी आपसे तो अच्छा सर, ये एक बात और मुझे बताएं, वैसे आपकी फील्ड से हट के मैं बात कर रहा जी हूँ, कभी आपका दिल नहीं किया कि यार मैं कोई अपना ड्रामे बनाऊं, कोई कमर्शियल आइट बनाऊं, कुछ शो पीस में कुछ एंट्री करूं, कुछ एज ए फाइनेंशियली यूज करके उसको एज ए प्रोड्यूस, यानी आई मीन के प्रोड्यूस करूं और मैं ये कुछ करूं मीडिया में? अब बेसिकली देखिए, अब नाउ इज द एज ऑफ डिजिटल। अगर आपके पास कंटेंट है तो कोई भी आज एक अच्छा फोन, एक अच्छा ट्राइपॉड लेके अच्छा कंटेंट बना सकता है। जी, जी। एक जमाना था कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस, न्यूज़ चैनल चाहिए होते थे, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट चाहिए होता था, मगर अब वो वक्त नहीं रहा। अगर अब आपके पास अच्छी बात है कहने के लिए, आपके पास कुछ भी अच्छा करने के लिए, एक फ़ोन काफ़ी है। उस सेंस में अगर आप देखें तो देखें, इवेंट्स जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ उनकी शो रील्स भी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह मैंने एक 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री भी रेसिंग पे प्रोड्यूस की। अच्छा। इसका सब्जेक्ट वाज माय फादर के। उनमें मैं मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू लिए, उनकी आर्काइवल है। हमारे पास 100 and 200 तस्वीरें हैं उनकी इवेंट्स की, उनकी न्यूज़ आर्टिकल्स डेटिंग बैक टू 1969। तो उसको आर्टिकुलेट करके उसको किसी नैरेटिव में डालकर मैंने काफ़ी कंटेंट इस तरह का बनाया है। बट ऑब्वियसली वो कहते हैं कि राइट व्हाट यू नो, या आप उसके बारे में बात करें इसका आपको पता है। तो चूँकि मेरा जो है एक्सपीरियंस, ऑल्दो एक्सपर्टीज़ है इस टूवर्ड्स मीडिया, बट चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ थॉरोबाइड रेसिंग को समझने में है और स्टोरी टेलिंग में है, तो डेफिनेटली इससे मतलब या खास करके लाइक ऐसे नैरेटिव हैज़ टू गो बैक टू व्हाट आई बिलीव इन। तो उसमें मैं चीज़ें जनरेट करता भी रहता हूँ और सोचा भी जा सकता है मज़ीद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें मज़ीद चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं माशाल्लाह मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान फिल्म ट्रेड में रहा हूँ, जी मैंने एज ए टीवी एंकर भी काम किया, बहुत कुछ किया है, ज़माना देखा है। जी माशाल्लाह। लेकिन मैं आपके ब्लड में ना एक आर्टिस्ट देख रहा हूँ। जी शुक्रिया। आपके ब्लड में एक आर्टिस्ट देख रहा हूँ, जबकि आपके वालिद साहब आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन आपके ब्लड के अंदर मैं एक आर्टिस्ट जरूर देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं, आपकी शुक्रिया, आपकी फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक तो पहली बात जरूरी है कि आप वालिद साहब को जानते थे तो देखिए उनका काम घोड़ों में जो घोड़े भगाना है ना, वो भी एक आर्टिस्ट्री का काम है। जी, जी। ये कोई बिजनेस माइंडेड बंदा नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप मैथ करें या फाइनेंशियली देखें ना तो ये काम नहीं होता, बिकॉज ज़्यादा जाते हैं आते कम है, और तो एक शौक भी है, मगर इसमें से भी लोग डेफिनेटली फाइनेंशियली वायबल भी बन जाता है। तो घोड़ा भगाना भी एक आर्ट है। और रही बात उनकी सोशल लाइफ में, ही लव टू सिंग, ही लव टू राइट, एंड ही वाज आल्सो जो है ना प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के उन्होंने एक्चुअली मूवीज़ में उस तरह पार्टिसिपेट भी किया हुआ है उस सर्कल के अंदर। तो वहाँ मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ कि वाले साहब मेरे से ज़्यादा आर्टिस्ट थे। मैंने चूंकि MBA कर लिया है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं ज़्यादा बुक्स बाय द बुक्स चलता हूँ। आर्टिस्ट एक वो होता है जो फ्री माइंडेड आदमी होता है, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस में ज़्यादा नहीं फोकस करता। अब मेरा जैसा बंदा ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ता है। वाले साहब जरा खुले माहौल के थे, वो अपनी मर्जी के पहले करते थे और कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आते थे, तो वो ज़्यादा आर्टिस्ट थे मेरे से इस मामले में। बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स के लिए। आपका ख्याल है कि हम भी आर्टिस्ट हैं, तो चले उन्हीं की छवि हम में थोड़ी सी आ गई। जी जरूर, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कि अब आखिर में आप ये बताएं, हमारे कोई हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल से रिलेटेड, या अपने मर्जी से कोई पैगाम देना चाहें? जी ज़रूर। बेसिकली चूँकि हमारा आज का टॉपिक भी हॉर्स रेसिंग रहा है, इट इज़ अ स्पोर्ट जो कहा जाता था इट्स अ स्पोर्ट ऑफ किंग्स, बट अब आई थिंक इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी। आई थिंक जिन लोगों का घोड़ों में इंटरेस्ट है उसको स्पोर्ट्स की तरफ देखना चाहिए। पिछले कुछ सालों में टेंट पैगिंग इंटरनेशनल लेवल तक गई है, हमारी पोलो इंटरनेशनल लेवल तक गई है, और पिछले 2-3 सालों से हमारी भी ब्रीडिंग और रेसिंग उस लेवल तक आ रही है। मगर अनफॉर्चुनेटली उस तरह के लाइक माइंडेड लोग अब रेसिंग में नहीं आ रहे, बिकॉज एक फेयर फैक्टर होता है, एक इनहिबिशन होती है, एक बैरियर टू एंट्री होती है। उनको लगता है कि यार शायद ये बहुत महंगा काम है जिसमें हम आ जाएंगे तो फंस जाएंगे, जगह ऐसी है कि हम फंस जाएंगे। और वैसे हकीकत भी है कि घोड़ा का शौक ऐसा है कि वो आपका एक दफ़ा लग जाए तो वो वापस नहीं होता। मगर हैविंग सेड दैट, मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आई वुड इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड लोग जिनको घोड़ों का शौक है, जिनको एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ओन करने का शौक है, जिनको अपना एक लेगेसी क्रिएट करने का शौक है, वो रेसिंग थॉरोबाइड रेसिंग को ज्वाइन करें, यहाँ पे आए, अपना टाइम स्पेंड करें। और दे आर पीपल हु आर वेलकमिंग। जिसे कहते हैं हर जगह पे वो लोग होते हैं जिनसे लोग घबराते हैं, मगर हर जगह पे वो लोग भी होते हैं जो आपको वेलकम करेंगे और आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाएंगे। तो डू कम टू द क्लब, एक्सपीरियंस इट, एंड आई वुड इनकरेज अ लॉट ऑफ मोर पीपल टू कीप हॉर्सेस एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हमारे चैनल के लिए सर कोई पैगाम दे? आपके चैनल की पैगाम है कि जो आप कह रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, कि तो एफर्ट है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए आज का जो आपने इंटरव्यू किया, फर्स्टली मेरे लिए तो डेफिनेटली इट इज़ गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय आइडियाज़।
मगर इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपने आज स्पोर्ट को हज़ारों लाखों लोगों तक और ना कि लोकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया, तो उसके लिए मैं चैनल का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने स्पोर्ट्स के लिए वो कंट्रीब्यूशन की जो मैं भी करना चाहता हूँ, लोग करना चाहते हैं, मगर आपने उस चीज़ को आज हकीकत बनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बोलते बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया। क्या कमाल की यार आप टॉक करते हैं। आई एम कंप्लीट सेटिस्फाइड। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। यकीनन हमारे नाजरीन को हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं हूं आपका खादिम, आपका ताबेदार। आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ 23। सईद अब्बास, अल्लाह हाफिज।